अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। मुगीसुर रूमी ने तारिक बिन ज़ियाद को बताया कि बुढ़िया ने क्या कहा है। फिर उसे कहा कि वो अपना कंधा नंगा करे। बुढ़िया ठीक कहती है। तारिक ने अपना बायां कंधा नंगा करते हुए कहा, मेरे इस कंधे पर तिल है, उंदलस को तुम ही फतह करोगे। बुढ़िया ने तारिक का तिल और तिल के इर्द गिर्द बाल देखकर कहा, वो तुम ही हो जो इस मुल्क के लोगों को बादशाह और उसके कारिंदों के जुल्म सितम से निजात दिलाओगे। ये रिवायत 3 मुस्तनद मुअर्रिखों स्टैनले लियनपोल, स्टीफन्स और बाजर स्मिथ ने लिखी है। मेरे रफीकों, तारिक बिन ज़ियाद ने अपने साथियों से कहा, मैं तुम सबको और अपने पूरे लश्कर को अपना ख्वाब सुना चुका हूं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बिशारत दी थी कि हमें फतह हासिल होगी। अब ये बुढ़िया मुजदा सुना रही है कि उंदलस का फाते मैं ही हूंगा, लेकिन याद रखो हमें जानों की बाजी लगाकर लड़ना होगा। उसी रात ओपास आ गया। वो बड़ी लंबी मुसाफत तय करके आया था। वो पहले जूलियन के पास गया। जूलियन उसे तारिक बिन ज़ियाद के खेमे में ले गया जहां दूसरे सालार भी बैठे हुए थे। ओपास ने अपनी सारी कारगुजारी सुनाई। मेरीना से मुलाकात और उसके साथ उसने जो बातें की थी वो सुनाई। क्या तुम्हें यकीन है कि ये औरत इतना बड़ा और इतना नाजुक काम कर देगी? तारिक ने पूछा। मुझे उस पर एतमाद है, ओपास ने कहा। अगर मेरीना ये काम नहीं करेगी या नहीं कर सकेगी तो दूसरे कर देंगे। गोद कौम के कुछ सरदार वहां मौजूद हैं, मैं उन्हें मिल आया हूँ। लेकिन इब्न ज़ियाद, ये सुन लो कि रैडरिक कमोबेश 1 लाख फौज अपने साथ लाएगा। पेम्प्लोना से तोलेटा तक के लोग फौज में शामिल हो रहे हैं। ये तो मेरे लिए बड़ी अच्छी खबर है, तारिक बिन ज़ियाद ने कहा। अगर लोग फौज में शामिल हो रहे हैं तो वो हुजूम की सूरत में लड़ेंगे। वो तरबियत याफ्ता और तजुर्बाकार फौज की तरह नहीं लड़ सकेंगे। वो जंगी तंजीम से बेबहरा होंगे। फिर भी हमें किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं रहना चाहिए। सालार अबू ज़ुरवा तरीफ ने कहा, हमारे पास इतनी फौज कभी नहीं होगी। हमें ज्यादा से ज्यादा कुमक मिली तो 7,000 से ज्यादा नहीं होगी। मैं तुम सबको ये बताना चाहता हूँ, तारिक ने कहा, कि अल्लाह हमारी फतह के असबाब पैदा कर रहा है। ओपास तोलेता में जो कुछ कर रहा है ये अल्लाह का हाथ कर रहा है। अमीर मिस्र और अफ्रीका मूसा बिन नुसैर ने खलीफा वलीद को तारिक बिन ज़ियाद की पहली फतह का जो पैगाम भेजा और कुमक मांगी थी, उसके जवाब में खलीफा ने दमिश्क से कुमक रवाना कर दी थी जिसकी नफरी 5,000 थी। किसी भी तारीख में यह तफसील नहीं मिलती कि इन 5,000 में सवार कितने और प्यादे कितने थे। अलबत्ता यह हकीकत सबके सामने थी कि यह कुमक खतरनाक हद तक कम थी। तारिक के पास 7,000 फौज थी जिसमें उंदलस की पहली लड़ाई में कुछ कमी आ गई थी जो मामूली थी। कुमक मिलाकर नफरी 12,000 हो जाती थी। उधर रेडरिक के ऐलान के जवाब में लोग जोक दर जोक फौज में शामिल हो रहे थे। चंद दिनों में ही रेडरिक की फौज की तादाद 50,000 हो गई थी और ये तादाद तेजी से बढ़ रही थी। रेडरिक को मुशीरों ने कहा था कि हमला आवरों की तादाद सिर्फ 7,000 है और इतनी थोड़ी तादाद के लिए इतनी ज्यादा फौज इकट्ठी न की जाए। एक तो वक्त जाया हो रहा है, दूसरे अखराजात बढ़ रहे हैं। थोड़ोमीर ने हमला आवरों को जिन्न और भूत कहा है। शाह उंदलस रेडरिक ने बादशाहों की तरह गरज कर कहा, मैं 1 लाख से ज्यादा फौज लेकर जाऊंगा ताकि दुनिया की दूसरी कौमों को भी पता चल जाए कि शाह उंदलस कितना ताकतवर है। फिर उनके दिमागों से उंदलस पर फौज कशी का भूत निकल जाएगा। मैं ज्यादा से ज्यादा फौज से इन 7,000 हमला आवरों को कुचल डालूंगा। इन पर 20-25 हजार घोड़े दौड़ाकर इनके जिस्मों का कीमा करा दूंगा। मैं जिन्नों और भूतों से डरने वाला नहीं। तारीख ने इस हकीकत को तस्लीम किया है कि रेडरिक बेखौफ और निडर जंगजू था और जिन्नों भूतों से डरने वाला आदमी नहीं था। उसकी बेखौफी और गैर मामूली दलेरी ने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया था जो तारीख का हिस्सा बनी। एक अमरीकी तारीख नवीस वाशिंगटन अर्विंग ने अपनी किताब स्पेन की फतह में वाकया तफसील से लिखा है। मारूफ मौरख लियनपोल ने यह वाकया वाशिंगटन अर्विंग के अलावा कदीम दौर की दस्तावेजात के हवाले से अपनी किताब मुर्स्पेन में शामिल किया है। यूरोपी तारीख नवीस और दीगर अहले कलम बर्बर मुसलमानों को लिखते हैं। ये वाकया यूं बयान किया गया है कि तारिक बिन ज़ियाद के उंदलस पर हमले से कुछ अरसा पहले शाह रेडरिक तोलेता में अपने दरबार में तख्त पर बैठा था। 2 मुअज़्ज़ज़ बूढ़े दरबार में दाखिल हुए। वो कदीम तर्ज की सफेद कबाहों में मलबूस थे। वो मजहबी पेशवा मालूम होते थे। उनकी सफेद लंबी दाढ़ियां और उनकी चाल डाल बताती थी कि वो ऊंचे दर्जे के काहिन या राहिब हैं। उन्होंने कमर से कपड़े के कमरबंद बांध रखे थे और उन दोनों के कमरबंदों से चाबियों का एक एक गुच्छा लटक रहा था। रेडरिक जैसा मगरूर और सितमगर बादशाह उनके एहतराम में खड़ा हो गया। इन मुकद्दस बूढ़ों में से एक ने रेडरिक को हाथ से इशारा किया कि वो बैठ जाए। रेडरिक बैठ गया। ऐ शहनशाह उंदलस, एक बूढ़े ने कहा, हम तुम्हें राज की एक बात बताने आए हैं। हर नए बादशाह का इस राज से आगाह होना जरूरी होता है। तुम नए तख्त नशीन हुए हो, तुम्हारे कदम जम गए हैं। मैं ये राज सुनने को बेताब हूँ। रेडरिक ने कहा, मजीद तमहीद की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ज्यादा बेसब्र ना हो बादशाह, बूढ़े ने कहा। ये राज सुनकर भी सब्र का दामन न छोड़ना वरना पछताओगे। जब इस मुल्क में हरकल की बादशाही थी तो उसने आबनाए उंदलस में सुतून तामीर करवाए थे और फिर उसने इस तोलेता के बाहर एक बहुत चौड़ा बुर्ज भी तामीर कराया था। इसमें उसने कोई जादू या सहर छोड़ दिया था। इस बुर्ज का एक ही दरवाजा है जो लोहे का है
और ये दरवाजा बहुत मजबूत है। इसे उसने अपने हाथों से ताला लगाया था। उसने कहा था कि अंदलुस के हर नए बादशाह पर लाजिम है कि वो तख्त नशीनी के कुछ अरसे बाद इस आहनी दरवाजे पर एक ताला लगाकर चाबी हमें दे दे। बूढ़े ने रेड्रिक को चाबियों के गुच्छे दिखाते हुए कहा, ये उन तालों की चाबियां हैं जो हरकल के बाद और तुमसे पहले के बादशाहों ने बुर्ज के आहनी दरवाजे को लगाए थे। अब तुम्हारी बारी है, दरवाजे पर अपना ताला लगा दो, हम किसी दिन आकर चाबी ले जाएंगे। मैंने ये बुर्ज देखा है, रेड्रिक ने कहा। मैं इसे कोई कदीम इमारत समझता रहा हूँ। क्या तुम दोनों इस बुर्ज में रहते हो? नहीं है शाह अंदलुस, बूढ़े ने कहा। हम दूर से आए हैं, ये चाबियां हैं। हमारे बाप दादा कहते हैं इस बुर्ज की हिफाजत हमारे खानदान की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी हमारी आने वाली नस्लें पूरी करती रहेंगी। क्यों न मैं तुम्हारी ये जिम्मेदारी यहीं पर खत्म कर दूं? रेड्रिक ने कहा। ए बादशाह, दूसरे बूढ़े ने कहा, हम दोनों को अपनी रियाया न समझ। अगर तेरा इरादा बुर्ज का दरवाजा खोलने का है तो सुन ले कि तू पछताएगा, बहुत बुरे अंजाम को पहुंचेगा। ऐसे बादशाह हो गुजरे हैं कि जिन्होंने ये दरवाजा खोला था, किसी बूढ़े दास्तान गो को बुलाकर पूछ के उनका अंजाम कितना भयानक हुआ था। जूलियस सीजर से बढ़कर जाबिर और जबरदस्त बादशाह कौन था? उसने भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं की थी। हम जा रहे हैं, खबरदार रहना बादशाह, हम हकीकत हाल बयान कर चले हैं। कुछ दिनों बाद हम उस ताले की चाबी लेने आएंगे जो तू इस दरवाजे को लगाएगा। दोनों बूढ़े चले गए। रेड्रिक इस मुल्क का शहंशाह है तो इस मुल्क का कोई राज इससे पोशीदा नहीं रहेगा। दोनों बूढ़ों के जाने के बाद रेड्रिक ने ऐलान किया, मैं इस बुर्ज को ताला नहीं लगाऊंगा। मैं तमाम ताले तोड़कर और दरवाजा खोलकर देखूंगा कि अंदर क्या है। गुस्ताखी माफ शहंशाह, एक मुशीर बोला। हम में से किसी को भी शक नहीं कि शहंशाह की दलेरी और बेखौफी ज़र्बुल मिस्ल बन चुकी है, लेकिन शहंशाह को खतरों से बचाना हमारा फर्ज है। बूढ़े राहिब कह गए हैं कि हरकल ने बुर्ज के अंदर कोई सेहर या कोई जादू छोड़ा था। कोई इंसान जादू का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं शहंशाह से दरखास्त करता हूं कि बुर्ज के आहनी दरवाजे पर ताला लगा दे, फिर उसे भूल जाए। फिर मुझे शहंशाह कहना छोड़ दो, रेड्रिक ने कहा। यह जमीन मेरी है, इसका हर राज मेरा है। मैंने पहले कभी इस बुर्ज की तरफ ध्यान नहीं दिया था। अब मैं यूं महसूस करने लगा हूं कि जैसे ये पुरस्कार बुर्ज मेरे सीने पर खड़ा है। शहंशाह रेड्रिक, बिशप ने उठकर कहा। अंदलुस, फ्रांस और जर्मनी के पहाड़ भी रेड्रिक का नाम सुनते हैं तो काम चाहते हैं, लेकिन कुछ पुरस्कार कुव्वतें ऐसी होती हैं जिनके आगे इंसान बेबस होता है। अगर शहंशाह मुझे अपना मजहबी पेशवा मानते हैं तो मुझे इस हक से महरूम न करें कि मैं शहंशाह को बुर्ज के अंदर जाने से रोकूं। हरकल मुझे से बादशाह था, रेड्रिक ने कहा। अगर उसने कोई पुरस्कार ताकत बुर्ज में बंद की थी तो ये उसके कब्जे में थी। मैं इसे अपने कब्जे में ले सकता हूँ। उसने दरबारियों पर मुस्कुराते हुए निगाहें दौड़ाई और तंजिया लहजे में बोला, बुज़दिलों, इस बुर्ज में रूमियों ने खजाना बंद किया था। वहां बेशकीमत हीरे और जवाहरात होंगे। वहां खतरा सिर्फ यह होगा कि बड़े जहरीले सांप होंगे या कोबरा सांपों का जुड़ा होगा। तुम में कितने इतने बहादुर हैं जो इस बुर्ज का राज फाश करने में मेरा साथ देंगे? उसने अपने जर्नैलों की तरफ देखा जो दरबार में मौजूद थे। वो शहंशाह की नजरों में बुज़दिल नहीं बनना चाहते थे। वो उठ खड़े हुए। सबने बारी बारी कहा, मैं शहंशाह का साथ दूंगा। जिन मर्रखों ने यह वाकया लिखा है वो लिखते हैं कि रेड्रिक को मुशीरों, बड़े पादरियों और अफराद खाना ने भी रोका, लेकिन उसने किसी की न सुनी और 3-4 दिनों बाद वो जंगी लिबास में बुर्ज तक जा पहुंचा। उसके साथ वो 3-4 जर्नैल थे जिन्होंने कई जंगों में गैर मामूली बहादुरी और जारहियत में नाम पैदा किया था। उसके साथ अपने मुहाफिज दस्ते के मुंतखब घुड़सवार थे और ताले तोड़ने के लिए लोहार भी साथ थे। बुर्ज एक चौड़ी चट्टान पर खड़ा था। उसके इर्द गिर्द उमूदी चट्टानें थी जिनकी बुलंदी बुर्ज से ज्यादा थी। यूं मालूम होता था जैसे इन उमूदी चट्टानों ने बुर्ज को थाम रखा हो। बुर्ज संगे मरमर का बनाया गया था। खूबसूरती के लिए कहीं कहीं धात के टुकड़े जड़े गए थे जो रोशनी में चमकते थे। अंदर जाने का रास्ता दरअसल सुरंग थी जो चट्टान में से काटी गई थी। ये इतनी चौड़ी और ऊंची थी कि घोड़े पर सवार होकर उसमें से गुजरा जा सकता था। उसके आगे लोहे का बड़ा ही मजबूत दरवाजा था जिसे बहुत से ताले लगे हुए थे। ताले जंग आलूद थे। ये हरपल से विटेजा तक के लगाए हुए ताले थे। दोनों बूढ़े राहिब जो रेड्रिक के दरबार में गए थे वहां खड़े थे। एक दरवाजे के एक तरफ था, दूसरा दूसरी तरफ। हम तुम्हें आखिरी बार खबरदार करते हैं, एक बूढ़े ने कहा। इनसे चाबियां छीन लो, रेड्रिक ने हुक्म दिया, और तमाम ताले खोल दो। कभी हैकल आदमियों के आगे बूढ़े मुजाहिमत न कर सके। उनसे चाबियां छीन ली गई। ताले बेशुमार थे, जंग आलूद भी थे और ये पता भी नहीं चलता था कि कौन से ताले की चाबी कौन सी है। सारा दिन ताले खोलने की कोशिश होती रही। सूरज गुरूब होने के कुछ देर पहले तमाम ताले खुल गए और आहनी दरवाजा भी खुल गया। रेड्रिक अंदर चला गया। जर्नैल और चंद एक मुहाफिज उसके पीछे गए। आगे बड़ा कुशादा हॉल था। उसका एक दरवाजा और भी था जो किसी कमरे में खुलता था। इस दरवाजे के बाहर एक बहुत बड़ा इंसानी बुत खड़ा था जो कांसी का बना हुआ था। उसके एक हाथ में गुर्स था। उजूबा ये था कि बुत इस गुर्स को ऊपर नीचे घुमा और जमीन पर मार रहा था। बुत की छाती पर अंदलुसी जुबान में लिखा था,
میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، میں بری نیت سے نہیں آیا۔ ریڈرک نے بدھ سے کہا، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اس جگہ کا صرف بھید جاننے کے لیے آیا ہوں، پھر جس طرح آیا ہوں اسی طرح چلا جاؤں گا، مجھ پر اعتماد کرو اور مجھے راستہ دے دو۔ بدھ کا گرز رک گیا، اس کا گرز والا بازو اوپر کو اٹھا اور اوپر ہی اٹھتا رہا، اور ریڈرک اس کے بازو کے نیچے سے گزر کر دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے جرنیل اور محافظ بھی اس کے پیچھے گئے۔ یہ کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ ریڈرک کے محافظ مشعلیں جلا کر ساتھ لے گئے تھے۔ زرد روشنی میں کمرے کی دیواروں میں ستارے چمک رہے تھے۔ یہ قیمتی پتھر اور ہیرے تھے جو دیواروں میں جڑے ہوئے تھے۔ کمرے کے وسط میں ایک میز پڑی تھی، میز پر ایک صندوق رکھا تھا، اس پر لکھا تھا، اس صندوق میں اس برج کا بھید بند ہے، سوائے کسی بادشاہ کے اسے کوئی اور نہیں کھول سکتا، لیکن بادشاہ کو خبردار کیا جاتا ہے کہ اس پر حیرت انگیز انکشاف ہوں گے، اور یہ انکشافات واقعات اور حادثات کی صورت میں اس بادشاہ کی زندگی میں رونما ہوں گے۔ ریڈرک نے بے خوف و خطر اس صندوق کا ڈھکنا کھولا اور صندوق میں دیکھا۔ اس میں چرمی کاغذ کا تقریباً 1 فٹ لمبا اور 1 فٹ چوڑا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ تانبے کی ایک پلیٹ اس چرمی کاغذ کے اوپر اور ایک پلیٹ اس کے نیچے پڑی تھی۔ ریڈرک نے چرمی کاغذ ہاتھ میں لے کر دیکھا۔ اس پر جنگجو آدمیوں کے خاکے بنے ہوئے تھے جو جنگی گھوڑوں پر سوار تھے۔ وہ تیر کمانوں اور برچھیوں سے مسلح تھے۔ ان کے چہرے کرخت اور خوفناک تھے۔ ان کے خاکوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، دیکھ اے سرکش انسان، یہ وہ سوار ہیں جو تجھے تخت سے اٹھا پھینکیں گے اور تیری بادشاہی کو تحت تیغ کریں گے۔ ریڈرک ان تصویری خاکوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے جرنیلوں کی نظریں چرمی کاغذ پر جڑی ہوئی تھی۔ انہیں ایسی آوازیں سنائی دینے لگی جیسے قریب ہی کہیں 2 فوجیں لڑ رہی ہوں۔ گھوڑوں کے دوڑنے کا اور ہنہنانے کا شور، فوجوں کے نعرے اور للکار۔ ریڈرک اس خیال سے گھبرا گیا کہ کسی ملک کی فوج نے حملہ کر دیا ہے اور تولیتا میں پہنچ گئی ہے، لیکن اس کی گھبراہٹ جلدی ختم ہو گئی کیونکہ یہ جنگ اسے اپنے سامنے نظر آنے لگی تھی۔ یہ جنگ اس طرح نظر آنے لگی کہ کمرے کی دیواریں غائب ہو گئیں، ان کی جگہ بادل سے آ گئے اور ان کے درمیان وسیع و عریض میدان جنگ دکھائی دے رہا تھا۔ دونوں فوجیں صاف نظر آ رہی تھیں، ایک فوج عیسائیوں کی اور دوسری شمالی افریقہ کے مسلمانوں کی تھی۔ دونوں طرف کے فوجی ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے، تلواروں سے تلواریں اور جنگی کلہاڑے ٹکرا رہے تھے، جنگی دف اور تنبورے بج رہے تھے، پیادے اور سوار زخمی ہو کر گر رہے تھے، بھاگتے دوڑتے گھوڑے زخمیوں کو کچل رہے تھے۔ اس ہولناک منظر کے اوپر تیر اڑ رہے تھے، پھینکنے والی برچھیاں اڑتی اور جسموں میں پیوست ہوتی دکھائی دے رہی تھیں۔ کربناک چیخوں سے آسمان کانپ رہا تھا، پیادوں اور گھوڑوں کے قدموں کی دھمک سے زمین ہل رہی تھی۔ رسول اللہ کے شہدائیوں، قیامت خیز ہنگامے میں یہ للکار بار بار سنائی دیتی تھی، کفار کا نام و نشان مٹا دو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، مسلمانوں پیچھے سمندر ہے، جہاز جل چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کی بشارت دی ہے۔ ریڈرک، اس کے جرنیل اور محافظ یہ خون چکا منظر دیکھ رہے تھے، نعرے، للکار اور دوسرا شور و غوغا سن رہے تھے۔ اس منظر کے اوپر نیچے دائیں اور بائیں سفید بادل پھیلے ہوئے تھے۔ خون ریزی کا یہ بھیانک منظر تصوراتی تھا لیکن بالکل حقیقت کا گمان ہوتا تھا۔ ریڈرک کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور کئی گئے۔ اس کے جرنیلوں اور محافظوں کے چہروں پر خوف کا گہرا تاثر تھا۔ اگر ان کا بادشاہ ساتھ نہ ہوتا تو وہ بھاگ جاتے۔ عیسائیوں کی فوج کے جھنڈے جو بلند تھے اور ہوا میں بڑی شان سے اڑتے پھر رہے تھے، ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ مسلمانوں کے پرچم بلند تھے۔ آخر کفار کا وہ جھنڈا بھی گر پڑا جس پر صلیب کا نشان تھا۔ اس کے گرتے ہی کفار میں کھلبلی اور بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے انہیں کاٹنا شروع کر دیا۔ ریڈرک نے عیسائیوں کی فوج میں ایک جنگجو کو دیکھا۔ اس کی پیٹھ ریڈرک کی طرف تھی اور وہ سفید گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کے سر پر جو آہنیں خود تھی وہ بالکل ویسی تھی جیسی ریڈرک پہنا کرتا تھا۔ اس کی زرہ بختر بھی وہی تھی جو ریڈرک کی تھی۔ وہ جس سفید گھوڑے پر سوار تھا وہ ریڈرک کے گھوڑے جیسا تھا، مشابہت میں بال برابر فرق نہ تھا۔ ریڈرک کے گھوڑے کا نام اوریلیا تھا جو تاریخوں میں بھی آیا ہے۔ لڑائی کے منظر میں یہ سوار جو ریڈرک کو نظر آ رہا تھا اور جو بادشاہ لگتا تھا، گھوڑے سے اترا اور لڑائی کے منظر میں گم ہو گیا۔ ریڈرک کی طرف اس کی پیٹھ ہی رہی تھی۔ اس کا سفید گھوڑا ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگا۔ اس کا سوار غائب ہو چکا تھا۔ اچانک ریڈرک کا دل خوف کی گرفت میں آ گیا اور وہ وہاں سے تیزی سے پیچھے کو مڑا اور چل پڑا۔ اس کا انداز بھاگنے جیسا تھا۔ وہ اس کمرے میں آیا جس کے دروازے پر کانسی کا بت ہاتھ میں گرز اٹھائے کھڑا تھا تو دیکھا کہ وہاں سے بت غائب ہے۔ ریڈرک اور اس کے ساتھیوں پر دہشت طاری ہو گئی۔ وہ دوڑتے ہوئے اس کمرے سے نکلے اور آہنی دروازے سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ دونوں بوڑھے راہب جو برج کے باہر دروازے پر کھڑے تھے اور ریڈرک کو برج کے اندر جانے سے روکتے تھے، مرے پڑے تھے۔ ریڈرک وہاں سے دور چلا گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، برج گھٹا جیسے سیاہ دھوئیں میں لپیٹا ہوا تھا۔ اس گھٹا میں بجلی جیسی چمک نظر آنے لگی اور فوراً ہی برج ایک دھماکے سے اور مزید شعلہ بن گیا۔ اس کے مرمر کے پتھر بھی جل رہے تھے۔ اس کے ارد گرد کھڑی چٹانیں بھی جل اٹھی۔ ہوا تیز ہو گئی۔ برج کی راکھ شعلوں کے ساتھ اوپر جا کر پھیلنے اور زمین پر گرنے لگی۔ یہ واقعہ بیان کرنے والے مورخ لکھتے ہیں کہ برج کی راکھ جہاں زمین پر گرتی وہاں خون کے قطرے بن جاتے تھے۔
रेडरिक अपने जर्नैलों और मुहाफिजों के साथ वहां से भाग गया। उसके बाद रेडरिक मजहबी पेशवाओं, दानिश्वरों और जादूगरों से पूछता रहा कि इस बुर्ज का राज क्या था और इस लड़ाई का मतलब क्या था। कोई भी उसे तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका था। हर कोई उसकी बहादुरी की तारीफ करता और उसे दुश्मन पर फतह का मुजदा सुनाया करता था। सिर्फ एक जादूगर ने उसे जरा साफ बात कह दी। शहनशाह को मोहतात रहना चाहिए। जादूगर ने रेडरिक से कहा, ये तो कोई भी नहीं जान सकता कि हरकल ने यह बुर्ज क्यों तामीर कराया था। मैं ये बता सकता हूँ कि बुर्ज के अंदर लानत और शैतानियत के असरात बंद कर दिए गए थे। आपको ये बुर्ज खोलना ही नहीं चाहिए था। आपको लड़ाई का जो इशारा मिला है ये अच्छा शुगुन नहीं। क्या हम इस बुरे शुगुन के असरात से बच सकते हैं? रेडरिक ने पूछा। एक ही तरीका है शहनशाह अंदलुस, जादूगर ने कहा। जब आप किसी दुश्मन के सामने जाएं तो आपकी फौज की तादाद इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि दुश्मन देखकर ही भाग जाए या बगैर लड़े हथियार डाल दे। इसके बाद पिम्पलोना के इलाके में बगावत हो गई। रेडरिक बहुत ज्यादा फौज ले गया और बागियों को कुचल डाला और वहीं उसे इत्तला मिली कि अफ्रीका की तरफ से अंदलुस पर हमला हो गया है। थेडोमीर ने उसे इत्तला दी थी कि हमला आवरों की तादाद 7-8 हजार है। रेडरिक ने ज्यादा से ज्यादा फौज इकट्ठी करने का एहतमाम कर लिया और पिम्पलोना से अपने दारुल हुकूमत तुलैता को चल पड़ा। वो जब तुलैता पहुंचा तो उसकी फौज की तादाद 1 लाख हो चुकी थी। इसमें हजार सवार थे। उसने तुलैता में कयाम न किया। 1 लाख फौज के साथ जुनूब में उस मुकाम की तरफ कूच कर गया जहां मुसलमानों ने उसके जनरल थेलेडोर को शिकस्त दी थी। उधर तारिक बिन ज़ियाद को सिर्फ 5000 नफरी की कुमक मिल सकी। इससे उसकी फौज की तादाद तकरीबन 12,000 हो गई। रेडरिक की 1 लाख फौज 12,000 मुसलमानों को तहस नहस करने के लिए तेजो तुन तूफान की तरह आ रही थी। तारिक बिन ज़ियाद को 5,000 नफरी की कुमक मिल गई और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कुमक पहुंचने तक उसके इंतजार में उसकी बेचैनी और बेकरारी का ये आलम था कि कभी रात को आंख खुल जाती तो खेमे से बाहर आकर अपने मुहाफिज दस्ते के कमांडर को बुलवा कर कहता कि अभी 2 सवार समुद्र की तरफ दौड़ाओ और मुझे जगाकर बताओ कि कुमक आ रही है या नहीं। दिन में वो एक बार साहिल पर जा पहुंचता, उस ऊंची चट्टान पर चढ़ जाता जिसका नाम जबलुत तारिक रख दिया गया था। एड़ियां उठा उठाकर समुद्र की वसत पर नजरें दौड़ाता और जब उसे कुमक के आसार नजर न आते तो उसकी हर बात और हर हरकत से गुस्से का इजहार होता था। उसके सालार उसे कहते थे कि कुमक को इतनी दूर से आते हुए बहुत दिन लगेंगे। मैं जानता हूँ कुमक इतनी जल्दी क्यों नहीं आ रही। तारिक कई बार कह चुका था। अमीर अफ्रीका ने कासिद खलीफा की तरफ दमिश्क भेज दिया होगा और उससे कुमक की दरखास्त की होगी। दमिश्क से कुमक आते 3 नए चांद तुलू होंगे। बूढ़े और जवान में यही तो फर्क होता है। एक बार उसने कहा, मूसा बिन नुसैर बहुत बूढ़ा हो गया है। वो अब हर काम आराम से करता है। उसे ये नहीं बोलना चाहिए था कि मैं जवान हूं और मैं बेसब्र हूं, और ये तो उसने कई बार कहा था। शाम और अरब से कुमक मंगवाने में क्या दानिशमंदी थी। बर्बर मर तो नहीं गए थे। सिर्फ ऐलान कर दिया जाता कि इब्न ज़ियाद को समुद्र पार कुमक की जरूरत है। एक ही दिन में हजारहा बर्बर मूसा बिन नुसैर के पास पहुंच जाते। तारिक कुमक के इंतजार में दांत पीस रहा था और उसके साथ ही वो अपने लश्कर को ट्रेनिंग भी दे रहा था। ट्रेनिंग में वो ज्यादा तवज्जो घुड़सवारी पर दे रहा था, इसलिए कि उसने थेडोमीर से लड़ाई के दौरान बार बार ऐलान कराया था कि दुश्मन के घोड़ों को जख्मी न किया जाए। इस ऐलान से ये फायदा हुआ था कि सैकड़ों घोड़े हाथ आए थे। तारिक ने इतने ही प्यादे मुंतखब करके ये घोड़े उन्हें दे दिए थे और रसाले की लड़ाई की ट्रेनिंग दे रहा था। वो नचल्ला और बेकार बैठने वाला आदमी नहीं था। इसके अलावा उसे ये भी एहसास बेचैन कर रहा था कि अंदलुसी जनरल थेडोडोर मीर जो शिकस्त खाकर भाग गया है वो कहीं जाकर बैठ नहीं गया होगा और वो तारिक की पेशकदमी का इंतजार नहीं कर रहा होगा, बल्कि शिकस्त को फतह में बदलने के लिए हमलावरों को अंदलुस से निकालने की तैयारी कर रहा होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।